ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे क्या किया जाए। बहुजन टीम लाइव। संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज तकनीकी कारणों से हमें देरी हुई है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे संसद में जो घमासान इस समय मचा हुआ है, संसद के अंदर जो चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के चल रही है। पूरा देश ये देख रहा है कि ये चर्चा बहुत ही रोचक भी है और बहुत बैलेंस भी है, और एक तरीके से ये दिखलाई पड़ रहा है कि वास्तव में 240 और 234 का जो अंतर है वो बहुत कम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के भाषण के अंदर एक डिफेंसिव दिखलाई पड़ा पूरा का पूरा सत्ता पक्ष और सरकार, उसके मायने समझे जा सकते हैं। और अपोजिशन जो है वो बार बार इस बात को इंगित कर रहा है कि एक किस्म की अस्थिर सरकार है, कुछ समय की सरकार है, और ये बात को अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने तरीके से रखने का काम किया है। आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। मैं अपनी कोई बात रखूं उसके पहले, क्योंकि हम थोड़ा समय निकल चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हम अपनी चर्चा को इसको शुरू करें। हमारे साथ में यहाँ पर जो साथी विभूति नारायण राय जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और साहित्यकार के तौर पर, लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें सभी जानते और मानते हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी जी हमारे साथ में हैं तो आईआईटी के प्रोफेसर, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर उन्होंने देश में बहुत काम किया है। हमारे साथ में इस समय विश्वास उडगी साहब हैं, बैंकर्स के का बड़ा नाम है बैंक यूनियन का, और हमारे साथ में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं, और होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। मैं सबसे पहले चलता हूं और प्रोफेसर राम पुनियानी जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पूरी चर्चा हुई उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। संसद क्या वास्तव में जो देश के जेन्युइन इश्यूज हैं वो उठ पा रहे हैं, वहां पर उस पर कोई बातचीत हो पा रही है? जी पुनियानी जी। जी देखिए, बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सालों बाद संसद में एक ऐसा महसूस हुआ कि समाज के जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से सामने रखा जा रहा है। अब आगे जो चर्चा होगी सत्ता पक्ष की तरफ से वो बात अलग है, पर विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक एक मुद्दे को लेकर जो समाज में चल रहा है उन सब मुद्दों के बारे में बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जनता के मुद्दों को सामने रखा। तो ये भी पता चला कि अगर एक विपक्ष मजबूत हो तो उनकी बातों में कितनी ताकत आ सकती है। और जिससे मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि कल से भले ही मोदी मीडिया को तो मैं नहीं जानता, पर जो सोशल मीडिया है, गैर गैर भाजपा सोशल मीडिया, उसमें राहुल गांधी के इस भाषण की बहुत तारीफ की जा रही है। और उसके साथ साथ महुआ मोइत्रा और जो दूसरे भी नेता हैं, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा। और इसमें जो आक्रामकता थी वो इस बात का सबूत है कि हमारे विपक्ष में काफ़ी दम है। और पिछले 10 साल से उन्हें जो भुगतना पड़ा, ये भी डॉक्टर सुनील याद रखिए कि पिछले 10 साल में जो संसदीय परंपराएं हैं उससे हटकर विपक्ष को दबाने की अलग प्रकार से कोशिश की गई। 146 से या 149 सांसदों को निकाल दिया गया, कैसे कैसे कानून पास किए गए, महुआ मोइत्रा को निकाला गया, राहुल गांधी को निकाला गया। और जो अध्यक्ष महोदय हैं वो स्पीकर के बदले ज़्यादा ऐसा लगते थे कि जैसे वो रूलिंग पार्टी का एक हस्तक है और उसके आधार पे रूलिंग पार्टी को ही वो एक वजूद देते हैं। अब कल ये बात स्पष्ट हो गई कि अब स्पीकर को जो भी चाहे विपक्ष अपनी बात मजबूती से रखेगा। और वो आप देखिए जो भी मुद्दे उठाए गए, खासतौर से मैंने तो केवल राहुल गांधी की स्पीच सुनी है, हर एक मुद्दे में वो फार्मर्स का मुद्दा हो, विद्यार्थियों के नीट के इश्यू को तो उन्होंने इतना नहीं उठाया। और दूसरा जो सांप्रदायिकता का सवाल पिछले 10 साल में पड़ा है उसको तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से समाज के सामने रखा
किसानों की समस्याओं को सामने रखा, किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए किस प्रकार से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। ये 4-5 मुद्दे जो अगर इन्हीं मुद्दों को भी हम लें तो पता चलता है कि कितनी एक सच्चाई, आक्रामकता तो थी, पर वो आक्रामकता एक संतुलित आक्रामकता थी जो एक अपने पक्षों को बेहतरीन तरीके से रखने की कोशिश करती है। वो एक अंधी आक्रामकता नहीं थी। तो उसमें जो विपक्ष ने 10 साल तक सहा है, उसकी कम संख्या के कारण उसका पूरा हमको कल देखने को मिला कि पहले याद आती है, पहले जो संसद में हमारे बहुत अच्छे उच्च कोटि के वक्ता होते थे, उच्च कोटि के सांसद थे, तो वो लोकसभा के डिबेट्स को कितना सुनने लायक बना देते थे कि अपने आप में उस डिबेट को सुनना ही एक बड़ी उपलब्धि थी, और वो पिछले 10 साल में बिल्कुल नदारद रही। अभी कल आप देखिए कि मैं ज़्यादा, हमारे काफ़ी वक्ता हैं अलग अलग मुद्दों पर दूसरी बात रखेंगे, पर मुझे एक बात जो खास तौर से लगी, जिसका दुरुपयोग भी हो रहा है, सोशल मीडिया उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। और आज जैसे दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर, अब ये भी बात काफ़ी मज़ेदार है कि जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसके फ्रंट पेज पर राहुल गांधी के स्पीच को आधा रखा गया और दूसरी तरफ से मोदी के जवाब को आधा रखा गया। ये भी मैं अपने आप में एक उपलब्धि मानता हूँ कि जो मीडिया इन चीज़ों से सोया हुआ था, उसको थोड़ा सा जागने का मौका मिल सकता है। और राहुल ने जो खास तौर से बात रखी कि हिंदू आक्रामक नहीं होता, उसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट करके कर रहा है कि राहुल ने कहा कि सभी हिंदू आक्रामक होते हैं वगैरह वगैरह, उसको छोड़िए। पर वास्तव में उन्होंने जो कहा, जो वास्तव में सच्चाई आएगी, और जो दूसरा अल्टरनेट सोशल मीडिया उसको मैं कह सकता हूँ, वो इस बात को बहुत गहराई से ले रहा है कि राहुल ने जो बात कही कि एक उस हिंदू धर्म की कल्पना रखी जो पिछले 10 सालों में उनकी भाजपा आरएसएस के शोर में वो हिंदू धर्म की आवाज़ दब गई थी। मैं यही कहूँगा कि खास तौर से भाजपा ने जितना शोर मचाया, उसके सहयोगी संगठनों ने जितना शोर मचाया, और उन्होंने जो हिंदू धर्म की एक तस्वीर रखने की कोशिश की, उस सच्चाई से बहुत अलग है। जैसे राहुल गांधी ने जो हिंदू धर्म के बारे में रखा, वो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी, जो मेरे ख्याल से 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे, उनकी बातों से काफ़ी करीब थी। और उसमें उन्होंने तंज भी कसा, रूलिंग पार्टी पर तंज भी कसा कि आप समझ समझिए कि आप ही हिंदू हैं, आपने हिंदू होने का ठेका कर लेके रखा है, आप तो ऐसे वो जो रास्ते पर चल रहे हैं, नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, ये सब चीज़ें तो हिंदू धर्म में है ही नहीं। और आप मोदी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, ये कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये बात जो है, ये मुझे काफ़ी इसने टच किया, क्योंकि इतनी मजबूती से सांप्रदायिक बातों का विरोध पहली बार देखने को मिला, और उसका निश्चित प्रभाव समाज की बेहतरी पर होगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनियानी जी आपका, और तुषार गांधी जी का। डॉक्टर जीजे पारिक का एक बयान भी आया था जिसमें आपने कहा था कि जो है एक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक उठाया जाना चाहिए। मैं विभूति जी के पास चलता हूँ। विभूति जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना, आपको लग रहा है कि जिसे कहते हैं के बाल क्या पावने में क्या पूत के पैर जो है, एक जो कहावत है, मेरा मतलब ये है कि जो अभी तो ये बहुत छोटा सा एक सत्र है पालने में, है ना, पूत के पांव पालने में, तो अभी तो सत्र बहुत छोटा है, राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर है, जनरल भाषण है, लेकिन उसका जो है आपको आने वाले समय में जब 20 जुलाई के बाद में या जब भी शुरू होगा सत्र, लंबा सत्र चलेगा, तो आपको लगता है क्या कि जो है जो विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो सवाल जवाब इतने तीखे तरीके से कर सकेगा कि जो जवाबदेही है केंद्र सरकार की वो निभाने के लिए वो मजबूर हो, या फिर वैसा ही चलेगा राग रंग जैसा अब तक चलता रहा? क्योंकि मोदी जी के रुख के अंदर, उनके भाषण में, उनके तौर तरीके में, उनके बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो कोई बहुत अंतर पार्लियामेंट में दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जी विभूति जी। देखिए, मैं राम पुनियानी जी की इस बात से सहमत हूँ कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई विपक्ष मौजूद है संसद में, और वो सत्ता पक्ष का जवाब दे रहा है, सत्ता पक्ष को कटघरे पे खड़ा कर रहा है। कल राहुल गांधी जैसा बोले, मुझे लगता है कि पहला राउंड वो हैंड्स डाउन जीत गए,
बावजूद इसके कि उनके खिलाफ सत्ता पक्ष तो था ही, जो रेफरी था वो भी उनके खिलाफ था। उन्होंने जो स्पीकर हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया और बहुत सही खड़ा किया। देखिए आप कल के दृश्यों का जरा आप स्मरण करें। कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो हालांकि ये बहुत अच्छा तो नहीं, लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार उसमें टोका टाकी कर रहा था, शोर शराबा कर रहा था, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था और सत्ता पक्ष लगातार दिखाया जा रहा था। राहुल गांधी से ज्यादा सत्ता पक्ष का शोर शराबा दिखाया गया। आप जानते हैं कि माइक और कैमरा ये स्पीकर के सीधे कंट्रोल में है। आज जब उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हुए तो स्वाभाविक रूप से कल जैसा उन्होंने किया था आज विपक्ष कर रहा था, तो विपक्ष एकदम नदारद था। विपक्ष आपको पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी आवाजें सिर्फ सुनाई दे रही थी, बावजूद इसके कि समझ में आ रहा था कि उनके माइक ऑफ कर दिए गए हैं। इसके बाद भी अब ह्यूमन एंडेवर है, लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, आवाज नारे लगा रहे थे, तो आवाजें सुनाई दे रही थी। तो ये राहुल गांधी सिर्फ सत्ता पक्ष का मुकाबला नहीं कर रहे थे, बल्कि रेफरी का भी मुकाबला कर रहे थे। आपने जो अभी पालने में पूछ के पाँव की बात की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी वानगी है। अगले अगले कुछ दिनों तक जो ये सत्र होंगे, जो संसद चलेगी, अभी तो बजट सेशन आना है, तो उसमें दिक्कतें बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही। सत्ता पक्ष पूरी तरह से डिफेंसिव हो गया। आप अगर ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री जी की सारी भंगिमा, उनकी मुख मुद्रा, उनके सारा उनके बोलने का जो एक खास तरह का आत्मविश्वास और अहंकार भरा आत्मविश्वास दिखाई देता था, सब खंडित हो गया। वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अभी मैंने थोड़ी देर यहाँ आने के पहले उनका भाषण सुना, तो बावजूद स्पीकर के सारे सपोर्ट के वो एक तरह से बड़े कमजोर विकेट पे खड़े। राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए और मुझे लगता है कि जो जेन्युइन मुद्दे थे, जिसमें बेरोजगारी भी थी, जिसमें नीट भी था, जिसमें फौज में जो नए जवान भर्ती हो रहे हैं उनका दुख दर्द भी था, बहुत सारे थे। आपका जो सांप्रदायिकता बढ़ी है उसका भी जिक्र था, ये सारे वो किए। मुझे लगता है कि एक जगह उन्होंने एक डेंजर जोन में घुस गए, वो धर्म के चक्कर में पड़ गए। अगर उससे बचे होते तो शायद ज्यादा अच्छा रहा होता। बावजूद इसके कि देखिए अब इस बार उन्होंने शपथ भी ईश्वर के नाम पे नहीं ली, तो मेरे जैसे लोग तो बड़े खुश हुए कि चलो एक नास्तिक जो है वो अब संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आया है, अच्छी बात है। लेकिन वो गलती से उस टर्फ में चले गए हैं जो इनका टर्फ है, हिंदुत्ववादियों का या किसी भी धार्मिक, वो इस्लामिक कट्टरपंथियों का भी हो सकता था, खालिस्तानियों का भी हो सकता था। आप जहां धर्म के चक्कर में पड़ेंगे आप उनके हाथ उनके पाले में गेंद दे देंगे। और अभी जब मैं प्रधानमंत्री जी का जवाब सुन रहा था तो मेरी आशंका सही थी। कल से मैं ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी अब और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, उनके लिए नीट खत्म हो गया, उनके लिए फौज में जो 4 साल भर्ती हो रही है वो खत्म हो गई, बेरोजगारी का कोई मसला नहीं रह गया। अब वो सिर्फ इस पर, अभी तक जितना मैंने सुना है, वो इस पर आ गए हैं कि साहब हिंदुओं का अपमान हो रहा है, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये स्वाभाविक भी था, ये उनका अपना टर्फ है, इस पर वो खेलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरी पहली टिप्पणी तो यही है कि पहला राउंड न सिर्फ राहुल गांधी जीते बल्कि बड़े कलर्स के साथ जीते, ट्रायम्फ के साथ जीते। और ये आने वाले दिनों में अब काफी दुख देने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपको एक लीडर ऑफ अपोजिशन, 10 साल से तो वैसे ही नहीं था, इसके पहले भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे आपको इतने शार्प और इतने तेज हमला करने वाले आप याद करें तो शायद ही याद आएगा। तो ये एक राहुल गांधी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और हम सबको अब इंतजार करना चाहिए अगली संसद के अगले सत्रों का। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद खालिक साहब के पास आना चाहता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, असल में ये जो पूरी बहस चल रही है, आपको मालूम है कि मोदी जी और मोदी जी की पार्टी जो है वो तो चुनावी पार्टी है और जी जी वो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है। तो अब जो चुनाव होने हैं, चाहे उपचुनाव होने हैं या 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, अब तो उसी का माहौल बनाने का मामला है। तो आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं और सत्ता पक्ष ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान
दौरान जो मुद्दे उठाए जिसे रिजेक्ट कर दिया, उससे कुछ सबक सीखा हुआ आपको दिखलाई पड़ता है क्या मोदी जी के भाषण से, या सत्तारूढ़ दल का जो एक तौर तरीका है पार्लियामेंट के अंदर? जी डॉक्टर साहब ऐसा है कि इस इलेक्शन ने एक मिथ तोड़ दिया था। वो था जो हम लोग सोचते थे कि मोदी को हराना, मोदी इनविंसिबल है, हराया नहीं जा सकता। ये मिथ जो था वो इस इलेक्शन ने तोड़ा। अब दूसरा मिथ कल टूटा है कि सदन के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ये मिथ कल टूट गया। और इसके साथ ही कल जो भाषण था उसमें मोनोलॉग की जगह डायलॉग आ गया। पहले था पिछले 10 साल से अपोजिशन नदारद था, जिसकी वजह से जो वहां पर बोला जाता था अपोजिशन इतनी कमजोर थी कि जो बोला जा रहा था वो सत्य था, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, चुप करके आ जाते थे, शोर शराबा भी दिखाया नहीं जाता था। अब हर चीज पर चैलेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के सामने झुका, वो भी चैलेंज किया उसने, ये क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर जितनी भी उन्होंने बातें उठाई राहुल गांधी ने, वो उन्होंने उनकी टर्फ पे जाके खेला। एक तो होता है ना अपने पाले में खेल रहा है बंदा, एक है कि उनके पाले में जाकर के खेला। यानी कि चाहे वो हिंदुइज्म की बात हुई हो, चाहे वो इस चीज की कि मैं बायोलॉजिकल हूं, ये बायोलॉजिकल नहीं है, इसके ये बहुत बड़ा डिफेंसिव था उनके लिए। यानी उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना मोदी खुद के लिए, ना अपोजिशन रूलिंग पार्टी के किसी मेंबर के लिए, बायोलॉजिकल। उसके बाद नोटबंदी पर कि हाँ अल्हाम हुआ कि नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी हो गई, खटाखट खटाखट। तो ये चीजें जो हैं उनके पाले में जाकर के खेलना और उनको चुप करवाना। उनके पास कल वर्चुअली आप ये देखिए हवाइयां उड़ रही थी, और राहुल गांधी जो थे उन्होंने बाइलिंगुअल भाषण दिया, यानी कि अंग्रेजी भी और वो भी। और वो तीनों सामने बैठे हुए थे, वो सिंगल लिंगुअल है, यानी कि हिंदी में ही भाषण करते हैं, वो अंग्रेजी ज्यादा नहीं बोलते। जिससे क्या था, आउटरीच जो है वो भी दूर तक पहुंची है। और एक और चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, जो आपने भी इशारा किया है, कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव जो है वो इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। वजह यह है कि जो हठधर्मी है वो नहीं जाएगी। अपोजिशन अगर यूनाइटेड रहती है तो अपोजिशन चैलेंज करेगी। अभी तो चैलेंज शुरू हुआ है सदन के अंदर, अब बाहर सड़क पर चैलेंज शुरू होगा। और इन 5 सालों में सड़क के ऊपर चैलेंज जो है वो ज्यादा तीव्र होगा, क्योंकि अपोजिशन जो है वो हर जगह पर हर तरह से चैलेंज करेगी। और ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में आप ये रिजल्ट जरूर देखते, इस इलेक्शन में बहुत सी सीटें तो बीजेपी ऐसे ले गई कि लोगों को ये था कि ये तो जीतने इन्होंने है, अब ये होगा नहीं, हराया जा सकता है। तो इस चीज को लेकर के मुझे लगता है कि इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा स्टेट्स में जो आ रहा है। और कई जगह पर तो काफी ज्यादा बदलाव का माहौल पहले ही दिखाई दे रहा है, जैसे हरियाणा की बात हम करते हैं, बाकी जगह भी ये सब कुछ होगा। और दूसरे एक और चीज जो है, आज भी राहुल गांधी ने लाइंग डाउन नहीं लिया उस चीज को जो उनको एक्सपंज किया गया जो उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि ये मोदी की दुनिया में हो सकता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, मैंने जो कहना था कह दिया। यानी कोई अपोलोजेटिक नहीं है। पहले ये होता था, बात होती थी, उसके बाद ट्रायल हो जाता था, मीडिया ट्रायल, यानी कि गोदी मीडिया का। उसके बाद जो ट्रोल आर्मीज हैं वो पीछे पड़ जाती थी, अंदर से जो थे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी वो पीछे पड़ जाती थी, और अपोजिशन पीछे हट जाती थी, चुप हो जाती थी, और लोग सोचते थे जो अनट्रूथ है वही ट्रूथ है। अब जो है वो सिचुएशन बदलती जा रही है, और मुझे लगता है कि ये जो सदन सेशन शुरू होगा इसके बाद, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इनका एक बैकलॉग, एक बैगेज है पिछले 10 साल की सरकार का, उसमें से चीजें निकाल करके उनको चैलेंज किया जाएगा और उनको डिफेंड करना पड़ेगा। अगर नहीं डिफेंड करेंगे तो उनके लिए
सदन चलाना बड़ा मुश्किल होगा। ये आने वाले सत्र में जरूर देखने को मिलेगा। जी जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब। असल में अगला जो सत्र होगा वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा, अभी तो कोई क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब अभी तो एक तरफ आपने बोल दिया, एक तरफ उन्होंने बोल दिया लेकिन जब सत्र चलता है तो उसमें प्रश्नोत्तर काल होता है, उसमें ध्यानाकर्षण होता है। तो दोनों चीजों में सरकार को जवाब देना जो है वो बाइंडिंग होता है, और वहीं पर सरकार कटघरे के अंदर खड़ी होती है, और वहीं पर ये दिखलाई पड़ता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किस तरीके से अपोजिशन पूछ पाता है और कितना इफेक्टिवली जो है वो ध्यानाकर्षण पूछ पाता है। ये बात सही है। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत जोरदार हुई है। मैं विश्वास रुड़की जी के पास आना चाहता हूँ और मैं उनसे जानना चाहता हूँ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आपको क्या लगता है। जो है अखिलेश यादव ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज को राहुल गांधी ने उठाया, महुआ मोइत्रा ने उठाने का काम किया। तो आपको लगता है क्या कि जो एक्चुअल में इकोनॉमिक जो चैलेंजेस देश के सामने हैं वो उसको रेखांकित पूरे बहस में कहीं किया जा रहा है, या केवल एक जो जनरल भाषण होते हैं पक्ष विपक्ष के, वो जनरल भाषण ही हो रहे हैं, पॉपुलर इश्यूज के ऊपर भाषण किए जा रहे हैं, उसमें कोई आर्थिक जो है चुनौतियों की कोई चिंता आपको कितनी दिखलाई पड़ी? देखिए, इस बार अपोजिशन बहुत सीरियसली हर चीज को ले रहा है, और अपोजिशन के लीडर का जो एक रिप्लाई था वो बहुत ही पावरफुल था। मैं अगर एक वाक्य में कहना है तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी और आरएसएस का जो 10 साल का एजेंडा था उसको ध्वस्त कर दिया एक राहुल गांधी के भाषण ने। और ये एजेंडा को ध्वस्त करना, स्पीकर से लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर वो उठ के खड़े हो गए। दे वर प्रोवोक्ड। इनको प्रोवोक करना और उनको चुप कराना, ये अपोजिशन को, मतलब अपोजिशन के काबू में था सत्ता पक्ष, इसलिए विपक्ष भारी पड़ गया सत्ता पक्ष पे। वो राहुल गांधी के जो अप्रोच है वो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, और वो स्ट्रैटेजिक अप्रोच मैं जैसे कह रहा हूं कि आरएसएस का जो माउथ पीस है वो बीजेपी है, इस पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ आरएसएस। जो संविधान को तोड़ने की बात करना है वाला है वो आरएसएस है, बीजेपी उसको ऑपरेट कर रहा है पिछले 10 साल में। और इसीलिए जो हिंदुत्व की बातें है वो बोगस हिंदुत्व है, तो दूसरे के टर्फ पे जाके खेलने वाली बात है वो एक टफ बॉक्सर जो है वो करता है। अपोनेंट को रिंग पे लेके जाके उसको डिफीट करना, और पहले ही राउंड में उन्होंने मोदी को और शाह को और इंक्लूडिंग स्पीकर सबको डिफीट किया है, इसलिए वो पावरफुल बॉक्सर है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पूरे स्ट्रैटेजिक जो भाषण था वो पिछले उनके इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ उन्हें न्याय पत्र का उल्लेख नहीं किया, लेकिन ही वॉज नॉट जस्ट लीडिंग ओनली कांग्रेस, ही वॉज लीडिंग एंटायर अपोजिशन इंडिया अलायंस। इसलिए अखिलेश का जो एक अयोध्या से जीता हुआ नुमाइंदा है वो उनके बगल में थे, फ्रंट लाइन में थे, जिनको उन्हें डेप्यूटी स्पीकर बनाना है, कैंडिडेट है उनके। तो उनको, क्योंकि वो अयोध्या से जीते हैं, तो अयोध्या से बात करके हिंदुत्व का एजेंडा डिस्ट्रॉय करना बीजेपी का, ये उन्होंने काम किया है, और इतना इफेक्टिवली किया है ये मैसेज 140 करोड़ लोगों के पास पहुंच गया है। चाहे उनका भाषण एक्सप्लेन करो या मत करो, लोगों के दिमागों में जिन्होंने वो सुना है और यूट्यूबर्स के माध्यम से वो तो गया ही है। इसलिए ट्रोल कंपनी जो है, ट्रोल कंपनी भी अभी इनइफेक्टिव बन गई है, इसलिए मोदी का अभी का जो रिप्लाई है वो इनइफेक्टिव है। ये सक्सेस है विपक्ष का, इसलिए मैं पहले समझता हूं, मेरी कमेंट है कि ये विपक्ष अभी सत्ता पक्ष पे भारी हो गया है। और जो इकोनॉमिक एजेंडा है जिसका अभी अखिलेश यादव जी ने उसका जिक्र किया है, राहुल जी ने जिक्र किया है, महुआ मोइत्रा ने जिक्र किया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज के तारीख में ये गलत आंकड़े हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार ने बार बार बताया है कि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अब गिनोगे ही नहीं, तो ये 5 ट्रिलियन बकवास है आज के तारीख में। जैसा मैं भी बहुत बार कह चुका हूं, वी आर नॉट इवन एट द $3 ट्रिलियन, और आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। 2011 की गिनती के बाद 2021 में आपकी गिनती नहीं होती क्योंकि कोरोना का कारण है, लेकिन अब तो हम 2024 है और आप बात करते हो 25, 30 और 47 की, और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
आज के तारीख में मार्केट में जो 77 सेंसेक्स बढ़ गया है वो $5 ट्रिलियन वाला है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन की नहीं है। डॉलर अभी भी बहुत महंगा है, रुपया बहुत कमजोर है, हमारी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट है, अभी भी 19 के पहले भी ज्यादा थी। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो ये सारे चैलेंजेस, अब जब बजट पेश करने जाओगे उसका बॉटम लाइन 45 लाख करोड़ का जो पिछले बार था, अब चैलेंजेस ये है, वही IMF एक रिपोर्ट निकाल के पिछली बार भारत सरकार को कह रही थी कि यू हैव टेकन सॉवरिन डेट ऑफ 205 205 लाख करोड़ का लिया है, उसका ब्याज भरना 10 लाख करोड़ तक आप उसका रीपेमेंट कर रहे हो। सो एग्जैक्टली दीज आर द चैलेंजेस। इंटरनल डेट भी बहुत है, RBI का परफॉर्मेंस, बैंकों का परफॉर्मेंस ये दिखावे के लिए है। असल में जाए तो सिर्फ कारपोरेट से पैसा उठाया है, लोगों की बचत का उठाया है, लेकिन आम आदमी को बैंकों का लोन्स नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर राइटिंग ऑफ द बैड लोन्स, ये आपने तो अभी 16 लाख करोड़ सुना है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं 23 लाख करोड़ का ये जो जिसको कहते हैं ना मुद्रा लोन, ये आउटस्टैंडिंग है और वो बैड होने जा रहा है, जिसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम साइज के उद्योग और छोटे लोग, इनका जीना मुश्किल हो गया है। तो चैलेंजेस बिफोर द इकोनॉमी बहुत ज्यादा तरीका है। और इंडिया अलायंस को इस बजट में जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक एक्शन आक्रमक तरीके से लिया है, उसी तरीके से मैं समझता हूं राज्यसभा हो या लोकसभा हो, मोदी को बजट के दौरान बहुत मुश्किलें आएगी और तब जाके ये हमारे सपोर्टर जो है मोदी के, ये टूट सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक आने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर और झारखंड, वहां पे मोदी और NDA पूरी तरह से साफ हो सकते हैं। यही माहौल स्ट्रैटेजिकली राहुल गांधी ने इस बार बनाया है और साथ मिली है अखिलेश की और सभी लोगों की। इसलिए मैं समझता हूं ये स्ट्रैटेजिक सेशन था और अगले सेशन में विपक्ष और भी भारी हो जाएगा। और 4 राज्यों की इलेक्शन की ये बहुत बड़ी तैयारी है। पूरे देश में एक नया माहौल बन गया है। अच्छी तरह से इंडिया आघाड़ी और आगे बढ़ेगी। हाँ, राष्ट्र वाली इंडिया आघाड़ी जो है वो इंडिया गठबंधन जो है उसको और भी ज्यादा कॉन्क्रीट काम करने की भी जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूं और जागृति जी के पास में आता हूं। जागृति जी, हमने यहाँ पर के मुद्दों को लेकर चर्चा की, अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर चर्चा की, कौन कितना आक्रामक था, सवाल जवाब हुए, लेकिन ये पूरे इस डिस्कोर्स में महिलाओं के मुद्दे, आप जिन मुद्दों को लगातार उठाती रही हैं, मणिपुर की जो महिलाओं के खिलाफ में हिंसा से लेकर के, महिला के मुद्दों से लेकर के, महिलाओं के कुपोषण से, तमाम सारे जो महिलाओं के मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के आपको पार्लियामेंट में किस तरीके की चर्चा आपको दिखलाई पड़ी और क्या आप उस चर्चा से संतुष्ट हैं कि महिलाओं के साथ में पार्लियामेंट के अंदर न्याय हो रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो? नमस्कार सभी पैनलिस्टों को। और मैं बिल्कुल महिलाओं के जो प्रेजेंस है उसमें जो क्वालिटी आई है उससे जरूर पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो संख्या होनी चाहिए थी वो तो नहीं है, वो तो घटी है। तो लेकिन मैं कल जो भाषण हुए उसमें राहुल जी के भाषण को लेकर के तो सभी बात कर रहे हैं और बिल्कुल वो डेमोक्रेसी सांस ले रही है और जोरदार तरीके से हैमर कर रही है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है। ये दिखाई दिया कल पार्लियामेंट में, जहां एक तरफ राहुल जी का भाषण था, उसमें 2 बार जिन्होंने पूछा था कि कौन राहुल, उनको खड़ा होना पड़ गया। ये अपने आप में बड़ी बात थी और स्पीकर साहब की भी बोलती बंद थी। दूसरी तरफ बहुत उल्लेखनीय है कि खड़गे जी ने भी जो राज्यसभा में भाषण दिया वो भी उतना ही जोरदार था और उन्होंने भी जो है स्पीकर को हिट किया और ये कहा कि जब वो पॉलिटिक्स कर रहे थे जो उनको नहीं करनी चाहिए जयराम रमेश के सवाल पर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको लपेटा ये कह के कि आपकी दिमाग में अभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था चल रही है, इसलिए आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं और जयराम रमेश के सामने छोटा बता रहे हैं, कमतर बता रहे हैं। तो ये बहुत स्मार्ट मूव था उनका उसी टाइम पे, जिसके सामने फिर
जाखड़ जी की बोलती बंद हो गई थी। तो ये सब देखना इंटरेस्टिंग था अपने आप में काफी समय बाद। लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के जाने के बाद जो एक महिला आवाज उठी, जिसको बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने क्रश करने की कोशिश की थी, वो महुआ मोइत्रा की थी। और उन्होंने महिला मुद्दों को लेकर और महिला आवाज को लेकर जबरदस्त तरीके से बात रखी। खास करके उन्होंने जो रेलवे के की दुर्गति और उसके मामले को उठाया, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है, और संस्थाओं को लेके ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को के ऊपर जिस तरह से हिट किया, वो बहुत अच्छा था। और खास करके उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है, मैं तो उसकी कायल हूँ। जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करती हैं, मुझे लगता है कि हर महिला सांसद को ऐसा होना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं वो अपने आप में। अपनी लड़ाई भी लड़ते हुए बंदी ने एकदम दबंग तरीके से ये बताया कि मैंने क्या क्या खोया है, तो उसमें ये भी बताया कि मैंने ऑपरेशन हुआ है और यूट्रस भी खोया है अपना। और ये अपने आप में महिला की एक सशक्त अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस तरह से अपनी पर्सनल बात को भी इतना हमला झेलने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से रखना, मैं बहुत उनको मतलब एडमायर कर रही हूँ इस बात के लिए। जहां तक इस सारी बातचीत का सवाल है, तो ये अगले आने वाले, मुझे लगता है 4-5 राज्यों के इलेक्शन में, 4 से 5 क्यों को बोल रही हूँ, क्योंकि 17 सीटें यूपी में है, तो वो ऐसे एक स्टेट इलेक्शन जैसा ही है। तो 4-5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उनमें उन तक ये तेवर बरकरार रहने चाहिए और रहेंगे, मुझे लगता है। और इसीलिए लगता है कि ये विपक्ष जो बोल रहा है, वो दरअसल जनता की ताकत से बोल रहा है। कितना फर्क है देखिए, पूरे नैरेटिव में, पूरे मीडिया में उसको लिए जाने से लेके बाहर जनता में जिस तरह से पहले भी लड़ रहे थे, यहाँ तक कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया, और जिस तरह की तमाम पीड़ा लोगों विपक्ष ने झेली। मैं ये बात कभी नहीं बोलती थी कि विपक्ष ठीक से लड़ नहीं रहा है। मैं जानती थी कि उन लोगों को किस तरह से दबाया जा रहा है, रोज बरोज हम लोग देख रहे थे। तो लड़ तो रहा था, लेकिन जिस बुलंदी के साथ अभी जो ताकत मिली है संख्या की, वो जनता की ताकत है। और निश्चित तौर पर यही डेमोक्रेसी है कि जब जनता आपके साथ खड़ी होती है, तो जो फर्क आता है संघर्ष के बाद, वो फर्क दिखाई दे रहा है क्वालिटी में पार्लियामेंट के। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि संसद के सत्र को बहुत छोटा कर दिया है और कम दिन का कर दिया है, मौका नहीं देने के लिए अब दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश है। लेकिन बावजूद उसके सड़क से लेकर और वहां तक बात गूंजेगी। एक मुझे जरूर ये था कि हम लोग जिस तरह से, हालांकि कल राहुल जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और इस तरह की बातें, लेकिन और ज्यादा हिंसा की बात भी आई। लेकिन लोगों को और उठाना चाहिए इस चीज को लेकर कि जिस तरह से 4 जून के बाद अचानक से जो है बुलडोजर राज में तेजी आई है, और जिस तरह से मॉब लिंचिंग के केसेस किए जा रहे हैं, उन चीजों को लेके और हिट किए जाने की, बोले जाने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है कि कुल मिलाकर पहले से तो बेहतर है, चीजें दिशा में जा रही हैं और उम्मीद जिंदा है। और लग रहा है कि ये पुलिस स्टेट जितना ही बनाने की तरफ जा रहे हैं, कल से लागू हो गया एक कानून सीआरपीसी बदल के, तो जितना ही पुलिस स्टेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, उतना ही जनता की ताकत उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। ये एक अच्छा साइन है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश जी ने क्योटो का सवाल उठाया कि भाई क्योटो का क्या हुआ, गंगा जी का क्या हुआ। उन्होंने जो है जीडीपी के बारे में सवाल किया, तमाम सारे है ना। यूपी जो है, मतलब इस समय तो राहुल जी भी अब यूपी वाले ही हैं और अखिलेश जी यूपी वाले हैं, तो यूपी तो पूरी तरीके से छाया हुआ है। लेकिन बाबा जी का कुछ इलाज जो है, बुलडोजर बाबा का कुछ इलाज आपको होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है संसद के अंदर। मतलब एक तरीके से जिस तरीके का अपराधपूर्ण राज उनका रहा है, मतलब हजारों लोगों को, जो 5,000 से ज्यादा लोगों को नीचे या तमाम सारी जगहों पर जो लगा है, या जो भी जुल्म उन्होंने किए हैं, क्या उसका रिफ्लेक्शन आपको पार्लियामेंट के अंदर आपको दिखलाई आपको पड़ता है? जी तिवारी जी, फिर आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा देशवासियों को और दुनिया में जितने भी खेल के खिलाड़ी लोग हैं, खेल प्रेमी लोग हैं। कल 2 घटनाएं घटी हैं।
एक घटना घट रही थी यूएसओ में, जब हमारी 2020 टीम खेल रही थी क्रिकेट मैच, और वहाँ एक लंबे अरसे के बाद भारत वर्ल्ड कप वहाँ पर जीता। उसको भी ये आज की तारीख में भी अपना कुछ अंधभक्त लोग उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसलिए वो हमारा वर्ल्ड कप जीत लिया गया। जबकि सच बात यह था कि इसके पहले भी हम वर्ल्ड कप जीत जाते अगर पनौती देखने के लिए न पहुंचा होता अपने दर्शक दीर्घा में। तो पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और उसके बाद ठीक उसी तरीके से हम लोग तो वो खास करके खेलों में कबड्डी वाले हैं, कुश्ती वाले हैं, गुल्ली डंडा वाले हैं, लेकिन वही क्रिकेट मैच एक तरीके से कल खेला जा रहा था हमारे संसद में भी, और हमारा ओपनिंग बैट्समैन उतर के आए राहुल गांधी जी, और उन्होंने जिस तरीके से कल पिटाई किया सत्ता पक्ष की गेंदों का, वो अद्भुत था। अद्भुत था मतलब है कि 1 रन 2 रन तो ले ही नहीं रहा था ये आदमी, हर बॉल पर छक्का, हर बॉल पर छक्का। और इनके सारे के सारे महारथी, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, मुंह बा करके बाउंड्री लाइन पर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कहां बॉल जा रहा है, अब हम पकड़े तब हम पकड़े, लेकिन सारे बॉल वो जो बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकता चला गया हमारा ये ओपनर बैट्समैन। और सही माने में हम कहें तो मैं दाद दूंगा, और कल मैं कायल हो गया राहुल गांधी के वक्तृत्व क्षमता का और उनके भाषण देने की कला का। हालांकि अभी उनमें थोड़ा सा और अभी उनमें निखार लाने की आवश्यकता है, जिस तरीके से डायलॉग जनता के बीच अपना, लेकिन मैटर जो उन्होंने रखा और एक एक तरीके से चुन के रखा, और वह आदमी किसी को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि स्पीकर को भी मुंह उनका बंद कर दिया। स्पीकर को भी जब उसने कहा कि भाई कैमरा और वो चीजें, कि भाई कैमरा और माइक का संचालन आखिर किसके हाथ में है? अगर आपके हाथ में नहीं है तो यह पता चलना चाहिए कि आखिर कैमरा और माइक का संचालन कौन करता है, जो चीजें आज भी दिखाई पड़ी। आज कैमरा और माइक पूरे के पूरे काल भर आप उठा करके देखिए तो मोदी पर था। पीछे से क्या आवाजें कुछ आ रही थी, लग रहा था पता नहीं क्या आवाज आ रहा है, सड़क की आवाज है कि कहाँ की आवाज है, कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये तो लग रहा था कि कुछ प्रतिवाद हो रहा है, कुछ प्रतिकार हो रहा था। और ओठ, सूखे होठ से मोदी जी कल के या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जितनी चीजें थी जिस पर इन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 10 सालों में वो जो भाषण दिया करते थे, नेहरू का रक्षा मंत्रालय, नेहरू की सेना, नेहरू की पॉलिसी, कांग्रेस कैसे खराब है, उन्हीं पर इनका सारा वक्तव्य था। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने हर संबंधित मुद्दे को उसने छुआ, नौजवानों को छुआ, नौजवान मुद्दों को छुआ, किसानों को छुआ, महिलाओं को छुआ, मणिपुर को छुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को छुआ। माने कोई भी ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं पड़ा, छूटा नहीं हमारे अंदाज से, जिसको उन्होंने न छुआ हो। और उसके बाद दूसरा बैट्समैन जो निकल करके आया हमारे सामने, उसके बाद जब इनका ओवर समाप्त हुआ, ये आपने जो भी देखे, और तृणमूल कांग्रेस की महिला मोइत्रा ने भी बाकी बची खुची कसर उन्होंने पूरा कर दिया है। छक्का क्या, वो भी हर बॉल पर चौका मारती रही या छक्का मारती रही, जो भी उसने किया वो भी उसने किया। और उसके बाद आज हमने तीसरे बैट्समैन को देखा, अखिलेश यादव भी उसी तरीके से अपना सामने आए और उन्होंने भी उसी तरीके से बेलौस बैटिंग किया। ऐसी हालत में हमें कह सकते हैं कि इसका जवाब देने के लिए, या कल भी जब हम देखें कि अमित शाह जी बीच बीच में उचक उचक के खड़े हो रहे थे, राजनाथ खड़े हो रहे थे, उनका वो जो अनुराग ठाकुर है, या वो बांसुरी स्वराज की मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगा। एक लंबे अरसे के बाद हमको लगा कि सुषमा स्वराज फिर अपना सदन में आ गई हैं। लेकिन इस सब को देख करके जब हम कहेंगे कि कल अपोजिशन की जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग हुआ और जिस तरीके से बातें रखा, वो अपोजिशन तो कल भारी था। उसका जवाब देने के लिए अंततः आज अपना मोदी जी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वही घिसी पीटी सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो फील्ड राहुल गांधी की नहीं थी,
उस फील्ड में भी मैं जिक्र करना चाहूँ था धर्म के फील्ड का। धर्म के फील्ड में भी जब वो आकर के और हिंदू धर्म की जिस तरीके से उसने व्याख्या किया और अपनी बात पर अडिग होकर के तर्कों के साथ खड़ा होकर के अभय मुद्रा का जिस तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके लिए बधाई के पात्र राहुल जी भी हैं। बधाई की पात्र राहुल की वो पूरी टीम है जिसने उनको पूरी उसकी तैयारी करवाई, और बधाई की टीम अपना पूरा का पूरा अपोजिशन है कि पहली बार सही तरीके से उनके पिच में जाकर के, उनके पाले में जाकर के और बैटिंग किया गया है, धुआंधार बैटिंग की गई है, या बॉक्सिंग किया गया है, धुआंधार बॉक्सिंग की गई है। और उनके सारे के सारे योद्धा सामने उठ करके खड़े हो रहे थे। राजनाथ जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, सबकी हालत देखने लायक थी और किसी को उसने टिकने नहीं दिया। और उसने टिकने तो नहीं दिया, स्पीकर को भी, ओम बिड़ला को भी टिकने नहीं दिया। ओम बिड़ला को कहना पड़ा कि आप हमारे समानांतर हैं, आप हमारे समकक्ष हैं, इसलिए हम आपसे खड़ा होकर के टाइट हमने आपसे हाथ मिलाया। और मोदी जी हमारे अन्नदाता हैं, मोदी जी हमारे बड़े हैं, मोदी जी हमारे, इसलिए मैं उनसे झुक झुक करके मैं उनको सलाम किया और मैंने उसका अभिवादन किया। तो एक बात तो यह है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष भारी है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में जब असली डिबेट होगा तब उस समय हमको लग रहा है कि और निखार के रूप में जनता की जो आवाज आनी चाहिए। पहली बार एक लंबे अरसे के बाद सदन वाकई लगा कि नहीं, यह भारत के मजबूत जनतंत्र का सदन है, हमारी सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें बात हो रही है। अब हम आगे हम चलना चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के साथ कि इस दृष्टि पर और खास करके धर्म के क्षेत्र में कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से बैटिंग किया है और जिस तरीके से हिंदू धर्म को व्याख्यायित किया है, हिंदू धर्म के अभय मुद्रा को व्याख्यायित किया है, अपने सारे ये प्रतीक चिन्हों को, सिंबल्स को व्याख्यायित किया है, उस पर आपकी टिप्पणी राम पुनियानी। देखिए, ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि हमारा समाज में धार्मिकता है और अंध धार्मिकता भी है और धर्म के नाम की राजनीति भी है। तो राहुल गांधी धर्म के नाम की राजनीति को एकदम अलग रख के जो समाज की धार्मिकता है उस पर अपना एक बात रख रहे थे। तो मेरे ख्याल से समाज के बड़े तबके अगर वो आईटी मीडिया के चक्कर में न पड़े तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि महात्मा गांधी के धर्म के बारे में क्या नीति थी या जवाहरलाल नेहरू की क्या नीति थी, क्योंकि इनमें ये लोग अलग अलग प्रकार से रखते थे और फिर भी जो धर्म के अपमान के बारे में उन पर कभी आरोप नहीं लगे। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया, अब वो तो है तो झूठ और है तो प्रोपेगेंडा। पर मुझे लगता है कि अभी मीडिया और अल्टरनेट सोशल मीडिया वो इतना थोड़ा ऊपर आएगा। ये एक्चुअली कल के डिबेट के कारण भी मुझे लगता है कि गोदी मीडिया का एक तबका भी थोड़ा हिलेगा, जो अभी तक पूरा अंधे तरीके से बीजेपी का साथ दे रहा है वो भी थोड़ा हिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, भास्कर के जो फ्रंट पेज पर एक बड़े पेज पर दोनों राहुल गांधी और मोदी का ये आया है वो बहुत इंडिकेटिव है कि गोदी मीडिया अभी उस प्रकार से नहीं रहेगी। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि धर्म हमारे जीवन का एक पार्ट है और धर्म के नाम की राजनीति एकदम अलग है। और जब राहुल ने कल कहा कि मोदी कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है या बीजेपी ठेकेदार नहीं है या आरएसएस का ठेकेदार नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बात उन लोगों को मजबूत करेगी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ निजी तौर पे लड़ रहे हैं, सामाजिक तौर पे लड़ रहे हैं और राजनीतिक तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल से इसमें इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर समाज की राजनीति के आने वाले समय में होगा। ये केवल एक पार्लियामेंट की स्पीच का सवाल नहीं, इस स्पीच ने पूरा वो मैसेज दिया है कि अब हम इसके जो धर्म के नाम की राजनीति पे बीजेपी आरएसएस चल रही है, अब हम उसका मुकाबला करने के लिए सीना तान के खड़े हैं और हम इस प्रकार की कोई चीज़ें धर्म के नाम पे करते रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बात मुझे बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी दिख रही है कि उन्हें अभी उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले 10 एक साल से बहुत सारे सामाजिक संगठन इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे
कई बार डर लगता था कि आपने ये कहा तो आप पे कार्रवाई होगी, आपने वो कहा तो आप पे कार्रवाई होगी। तो अभी वो ये सामाजिक संगठन भी सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यक्रम को ज़्यादा मजबूती से लेंगे, ऐसी मुझे लगता है कि कल के जो पूरा लोकसभा में हुआ उसके कारण हमारे देश में जो खाइयाँ इन्होंने डाली है हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में, और कई बार सिखों के खिलाफ भी राहुल गांधी का बयान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिखों की जो किसानों के सवाल को उपेक्षा करने के लिए उन्होंने खालिस्तान का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में पूरा एक गलत है। राहुल गांधी ने उसको पकड़ा, यानी उनके लिए कोई एक धर्म या दूसरे धर्म का सवाल नहीं था। जब उन्होंने चारों धर्मों के पोस्टर दिखाए तो ये क्या है जो हमारे समाज में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बहन बहन जो भी है, तो ये उसका एक बहुत अच्छा प्रतीक था। मुझे तो इसमें अच्छा लगा। खैर लोग उसमें भी कमी दिखा सकते हैं, फिर आप जब गुरु नानक जी को देखिए या फिर आप हिंदू धर्म के प्रतीक शंकर भगवान को देखिए या इस्लाम के प्रतीक, इस्लाम के उन्होंने इशारे से बताया क्योंकि मोहम्मद साहब की तस्वीर तो बना नहीं सकते, और जो ईसाइयों का प्रतीक बताया मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत प्रेरणादायक था। समाज को कैसे संदेश दे रहा था कि भारत में बहुल्यवाद की ही जगह है, भारत किसी एक धर्म के मानने वालों का देश नहीं है, और एक धर्म के भी वो मानने वाले इस पे ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं जो संकीर्ण सोच वाले हैं। जो हिंदू धर्म के लोग व्यापक सोच वाले हैं वो ये बीजेपी वाले नहीं है। उन्होंने कल इशारा दे दिया, हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, हिंदू धर्म में जो ये उदारता है वो बहुत बड़ी उदारता है। इसी कारण देश की आज़ादी का आंदोलन में महात्मा गांधी नेतृत्व में थे, और उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई और कितने क्रिश्चियन लीडर, सिख लीडर, ये सब उनके साथ क्यों थे? क्योंकि ये महात्मा गांधी की जो धर्म की समझ थी वो बहुत व्यापक थी, और जिसमें हिंदू धर्म को वो उन्होंने हमेशा कहा मैं एक हिंदू हूँ, पर धर्मनिरपेक्षता की बात इसी के साथ जोड़ी। तो कल मुझे यही दिखा कि राहुल गांधी अपने धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छे से दिखा पाए, दूसरे धर्मों के लोगों का आदर करते हुए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी धर्मों को नकार करके इसका आदर करें तो उसमें कोई बात तो ज़्यादा दूर चलने वाली नहीं है। हमारे देश का रास्ता तो गांधी का ही रास्ता है कि आप अपने धर्म को इतना उदार बताएं उसमें सभी धर्मों के लोगों की जगह है। तो उसकी मुझे उम्मीद दिखी, और इससे सामाजिक वातावरण बहुत बदलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में जो अभी संकीर्णता आ गई है, डर की भावना आ गई है, खासतौर से माइनॉरिटीज में, वो भावना निकलने की उम्मीद है। अगर ये चीज़ें सामाजिक संगठन पार्टियां इसको आगे लेकर चले इसी अंदाज को, तो समाज में निश्चित रूप से एक बहुत बदलाव आएगा जो हमें एकता की तरफ ले जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे ये प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब के पास। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, कल सदन में तो जो हुआ वहां पर तो विपक्ष ने अपना भारीपन दिखाया ही, राजनीति के पीछे से जो कूटनीति चलती है, कूटनीतिक चाल में भी हमको लगता है कि कल विपक्ष ने बाजी मार लिया। राजनाथ जी ने फोन किया ममता बनर्जी को और उन्होंने कहा कि हम तो उपसभापति का पद विपक्ष को देना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। आप कोई नाम सुझाइए, हम आपकी बात का उसको हम तो सम्मान देना चाहते हैं। और ममता बनर्जी ने छूटते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बात किया, उन्होंने बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप दीजिए, अपोजिशन तो अपोजिशन होता है, कांग्रेस कोई जरूरी नहीं है, आप हमारे अवधेश पासी को आप बना दीजिए उपसभापति। अब यह दाव ऐसा है कि उनसे न तो एक कहावत है ना, उगले नीले प्रीत घनेरी, अब वो न तो उनके गले से वो उसको निगल पा रहे हैं और न तो उगल पा रहे हैं। उन्हीं का प्रस्ताव उन्हीं के सामने ममता बनर्जी ने रख दिया। तो विपक्ष यहाँ पर भी आप उसके इस चाल को कैसे देखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब? जी तिवारी साहब, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने अमित शाह को पीछे करके अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए राजनाथ को आगे कर दिया। पहले भी जो खड़गे साहब से बातचीत हुई वो भी राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह को बराबर बिठाया जा रहा है। राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस कर रहे हैं, उनको आगे किया जा रहा है। तो यानी जो एक
गुजराती जोड़ी के अगेंस्ट समझ लो लोगों का गुस्सा है, अपोजिशन का वो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे कॉरपोरेट में हो, अमानी अडानी, तो उसको पीछे करके राजनाथ सिंह को आगे किया जा रहा है। और वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट अटैक किस पर चीज पर सीगा, अग्निवीर के ऊपर। और हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा में अग्निवीर स्कीम का काफी ज्यादा प्रभाव है क्योंकि बहुत से लोग उसमें जाते हैं आर्मी में। और राहुल गांधी का कहना कि हम जब भी सत्ता में आएंगे अग्निवीर स्कीम को विड्रॉ करेंगे या खत्म करेंगे, ये एक मैसेज है वहां पे। और ये मैसेज सारे इलाके में है, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, राजस्थान के काफी एरियाज में, पंजाब में, हरियाणा में, ये मैसेज। दूसरी ये है, जब हम देखते हैं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, देखो महुआ मित्रा भी लगा लो, अखिलेश यादव लगा लो, राहुल गांधी लगा लो, उसके साथ ही आपके जो मणिपुर के एमपी हैं कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह से वो किया, टीएमसी के एमपीज ने जिस तरह से खदेड़ा रूलिंग पार्टी को, तो उससे ऐसा वो हड़बड़ा गए कि कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इसके आदी नहीं रहे 10 साल में कि उनके सामने इस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक होगा और उनको डिफेंसलेस कर दिया जाएगा। इसीलिए जब हम देखते हैं सिर्फ मोदी और शाह ही नहीं, बल्कि राजनाथ, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव सब आगे आए, सब तैयार हो गए वो करने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा अपोजिशन पार्टीज के अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि उसने उसको बात की ममता बनर्जी को, उन्होंने फौरन जो था वो शेयर कर लिया। अगर इस तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चलते रहे अपोजिशन पार्टी के अंदर, तो ये पारी दूर तक खेली जा सकती है। अदरवाइज इसको तोड़ मरोड़ होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज्यादा मजबूत होगा। जैसे आत्मविश्वास की बात हुई है, आत्मविश्वास और बढ़ेगा अपोजिशन के लीडर्स में, और अटैक और ज्यादा होंगे, मल्टी प्रोंग्ड अटैक, और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन पे भी पड़ेगा स्टेट्स। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलते हैं बम्बई, आर्थिक नगरी बम्बई। कल आर्थिक दुनिया में भी कल इतने हैमरिंग हुए कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया गया एमएसपी को लेकर के, और अर्थतंत्र का मुद्दा उठाया गया, शिवराज जी को खड़ा होकर के और आधे अधूरे मन से उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हम एमएसपी दे रहे हैं, हम इतनी खरीद कर लिए। और अर्थव्यवस्था के भी मामले में, खैर अर्थव्यवस्था के मामले में वित्त मंत्री तो पता नहीं कहाँ गायब थी। तो आप आर्थिक क्षेत्रों में आप अपोजिशन के हमले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, विस्तार से कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि राहुल गांधी का ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल था, ये स्ट्रैटेजिक भाषण था कि मोदी और बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है 10 साल का, इसको ध्वस्त कर देना। वो उन्होंने उनका कम्युनल एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा को ध्वस्त किया। अब इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का है, वो बजट के वक्त ज्यादा डिटेल में ध्वस्त होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी वो कहते हैं कि नंबर 3 की बनेगी या नंबर 4 की बनेगी दुनिया में, ये खोखलापन है। आज की तारीख में हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ी असमानता और विषमता अर्थव्यवस्था में है, और जो कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोपोली कैपिटल है वो एक्सपोज हो चुका है बीजेपी। अब ये जो बजट पेश करेंगे ना, इस बजट पे इनके खर्चे पर पाबंदी तो आईएमएफ ही लाएगा। इनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो सॉवरिन डेट मिला है, इनके एफआरबीएम एक्ट के तहत इनको खर्चा करने में पाबंदी है। तो इसलिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पिछले 3 बजट में बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब 10-10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इस देश के पूंजीपति इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और ये आर्टिफिशियली जो कारपोरेट वर्ल्ड का जो मुनाफा हो रहा है सेंसेक्स बढ़ा के, वहां से वो पैसा तो निकाल रहे, मोदी शाह भी निकाल रहे, अदानी अंबानी और कुछ और भी कारपोरेट्स निकाल रहे। ये मामला स्कैम जो है ना मार्केट में, जो 31 मई से लेकर 4 जून तक स्कैम खेला गया, जिसके बारे में वो स्कैम
मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था। वो बारी आएगी बजट सेशन में कि देयर विल बी अगेन ए डिमांड ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तीन बातें हो सकती है। नंबर एक, मार्केट स्कैम को जेपीसी के तहत तहकीकात करो, नंबर 1। नंबर 2, पीएम केयर फंड का ऑडिट करो, तहकीकात करो। नंबर 4, तब तक 1 तारीख को मार्केट खुल गया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट खुल गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है, काहे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था जो ऑलरेडी क्विड प्रो को है, उसका नेक्सस जो है, करप्शन है, वो तो हो गया, लेकिन उसके आगे वाला जो मामला है कि वो अगर नेक्सस प्रूव होता है तो बहुत सारे लोगों की कैंडिडेट्स गायब हो सकती है। लेकिन वो एक मामला कानूनी है, लेकिन उसको पब्लिक में एक्सपोज करना, बजट सेशन में एक्सपोज करना, ये सारे मामले में जेपीसी की बात हो सकती है। सो अगला जो सेशन है वो इकोनॉमिक एजेंडा जिस फाइनेंस मिनिस्टर का है या फिर प्राइम मिनिस्टर का है, इसमें पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। और इसलिए एनडीए के जो पार्टनर्स है तब शायद वो छोड़ के भाग सकते हैं। इतनी मुश्किल वो अगली सेशन होगी, ये मैं अभी से देख रहा हूं। इसका स्ट्रैटेजिक जो प्लांटिंग है वो अभी से हो चुका है। डिस्ट्रॉइंग ए कम्युनल एजेंडा एंड डिस्ट्रॉइंग ए बीजेपी इकोनॉमिक एजेंडा, ये स्ट्रैटेजिकली ये इंडिया अलायंस की तरफ हो रहा है। ये आगे के 4 स्टेट के इलेक्शंस है, उसके बाद एनडीए का गवर्नमेंट टूटने लगेगा। लेकिन 4 स्टेट को एक प्लेटफॉर्म बनाना, ये बात अभी इंडिया अलायंस की तरफ हो रहा है। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलेंगे जागृति राही जी के पास। जागृति जी, कल जिस तरीके से मणिपुर का मामला उठाया गया, निट का मामला उठाया गया और जेपीसी की मांग उठाई गई अपने पहले सदन में, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो कुछ भी रहे टोका टोकी करने के लिए जो इनके शीर्षस्थ नेता रहे उनको भी उठक बैठक करनी पड़ी, और अंततः आज जाकर के वो जो तो उनके उस उतने वर्जन को राहुल गांधी के बाहर निकाल दिया गया संधि कार्रवाई से, धर्म पर जो उन्होंने वो जिस पर विरोध किया था अपना मोदी जी ने। और आज स्पीकर महोदय के सामने अपनी बातों में बार बार मोदी जी आज फिर धमकी दे रहे थे कि भाई स्पीकर जी देखिए ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आने वाले दिन के लिए आप कैसे देख रही हैं? जी, मैं एक चीज पे और ध्यान दिलाना चाहूंगी। जो राहुल गांधी जी ने अटैक किया ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने उनकी इमेज के ऊपर हमला किया। आप जिसको पप्पू बोलते थे या पहचानने से इनकार कर रहे थे, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, उस आदमी ने आपको पप्पू साबित कर दिया। उसने सीधे सीधे ये कहा कल कि एक लाइन ध्यान दीजिएगा, जब वो गांधी जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सारे उनके ही भाषण को कोट किया, मोदी जी के भाषण को। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा मोदी जी ने कि गांधी इज डेड, एंड वो एक मूवी से लोगों ने उनको जाना। सी द लेवल ऑफ इग्नोरेंस, ये वर्ड थे गांधी जी इनके बारे में, मतलब मोदी के बारे में। दैट पोर्शन उन्होंने अंग्रेजी में बोला स्ट्रेटेजिकली। देखिए कितना स्मार्ट मूव है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, गांधी को मानती है, और ये मैसेज उन्होंने पूरी वर्ल्ड में दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इग्नोरेंस का लेवल ये है कि वो राष्ट्रपिता के बारे में ये कह रहे हैं कि गांधी को तो दुनिया एक मूवी से जानती है। मजाक बनाया है, मजाक एकदम से। तो इस तरह दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली जो कहा कि ही इज नॉट अ बायोलॉजिकल पर्सन, उनकी डायरेक्टली परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन है, और वो ऑर्डर्स वहीं से लेते हैं। उनको 8 बजे रात को ऑर्डर आया और उन्होंने नोटबंदी कर दी, और वो नोटबंदी इस देश की रीढ़ की हड्डी जो हुआ करते थे, छोटे बिजनेसमैन और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, उसका उन्होंने बैकबोन तोड़ दिया। अब ये चाहे भी तो ये रोजगार नहीं दे सकते। हर सेंटेंस को आप डिकोड करिएगा तो आप देखिएगा कि इनके फैसलों को, इनके भाषण को, इनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई थी उसको हिट करने वाला सेंटेंस था। और जिस तरह से अगर एक्टिंग की भी बात करूं तो वो हालांकि नेचुरल था राहुल जी का जेस्चर, लेकिन वो एक्टिंग से भी इन्होंने पिछाड़ दिया। उन्होंने जिस तरह से मैसेज दिया, जब उन्होंने बोला कि खड़े हुए मोदी जी प्रवोक होकर बोले कि पूरे हिंदू समाज को ऐसे कहा, हिंसक कहा जा रहा है,